हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर टिश्यूज़। इसको आज फिर हम वन शॉट में फिनिश करेंगे। आज हम लेकर आए हैं इसका पार्ट 1। तो पार्ट 1 में हम क्या करेंगे, प्लांट टिश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे, और इसका जब पार्ट 2 आएगा उसमें हम एनिमल टिश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। तो मैंने सेल का जो चैप्टर है वो उसको वन शॉट में कंप्लीट करके यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। आपने अगर वो नहीं देखा तो आप उसको देख कर आगे बढ़ें। आपको क्या करना है, यूट्यूब पर सर्च करना है फरहान ट्यूटोरियल्स सेल इन वन शॉट। उसको देख करके आप आगे बढ़ें, जब भी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। देखो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर को। तो हमने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिल करके टिश्यूज़ बनाते हैं, और बहुत सारे टिश्यूज़ मिल करके ऑर्गन बनाते हैं। इसी तरीके से ऑर्गन सिस्टम बनता है ना। तो हम सेल पिछले चैप्टर में कवर कर चुके। अब हम आगे बढ़े। अब हम यहाँ पर क्या कवर करेंगे, टिश्यूज़। हम यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल्स की बात करेंगे बेसिकली, है ना। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट टिश्यूज़ के साथ। प्लांट टिश्यूज़, तो यहाँ पर मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है प्लांट टिश्यूज़ के ऊपर। तो प्लांट में दो टाइप के टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जिसके सेल्स डिवाइड कर सकते हैं। जितने भी सेल्स डिवाइड कर सकते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंडर आते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक का मतलब ही होता है डिवाइडिंग, ठीक है। और परमानेंट टिश्यू जो होते हैं, परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं कर सकते उसके सेल्स, इसलिए उसको परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। उन्होंने अपना परमानेंट कैरेक्टर एक्वायर कर लिया होता है। अब परमानेंट टिश्यू, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, लोकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। मैंने यहाँ पर आपको दिखाया भी हुआ है कि एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पर होता है, इंटरकैलरी कहाँ होता है और लेटरल कहाँ होता है ना। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। एपिकल मेरिस्टेम शूट और रूट के टिप्स पर प्रेजेंट होता है, और ये प्लांट की वर्टिकल हाइट इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। प्लांट की जब हाइट बढ़ती है वर्टिकली, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा मेरिस्टेम होता है, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कौन सी पार्ट की सेल्स को इंक्रीज़ करवाता है, जैसे इसका एग्जांपल है ग्रास के सेल्स। जैसे ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, काउ, बफलो, वो ग्रास को ग्रेज कर जाते हैं, जब खाते हैं तो ग्रास की लेंथ कम हो जाती है, तो वो वापस से उनकी लेंथ इंक्रीज़ कैसे होती है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से, है ना। अब इसमें थर्ड टाइप का है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम प्लांट के साइड में प्रेजेंट होता है, जो प्लांट की गिर्थ को बढ़ाने में हेल्प करता है। गिर्थ क्या होती है, प्लांट की चौड़ाई। स्टेम की चौड़ाई बढ़ाने में कौन हेल्प करता है, लेटरल मेरिस्टेम। अब हम आ जाते हैं परमानेंट टिश्यू। देखो परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड नहीं कर सकते। ये कोई और से सेल्स नहीं होते, बल्कि मेरिस्टेमेटिक के ही सेल्स होते हैं। ये जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स जब मैच्योर हो जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जब मैच्योर हो जाते हैं, तो फिर वो डिवाइड करना बंद कर देते हैं और परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। तो इसमें 2 टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, है ना। सिंपल क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि ये एक ही टाइप के सेल से बनते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं ये एक से ज़्यादा टाइप के सेल से बनते हैं। आगे डिटेल में कवर करेंगे इसको। आप धीरे धीरे चलिए, आपको सब समझ में आएगा इसमें। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स के साथ। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के अंदर डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। जैसे सपोज ये एक सेल है, ये डिवाइड करता चला जाए ऐसे करके, ये डिवाइड होता चला गया। इस तरीके से जो इनके सेल जो इंक्रीज़ करते हैं, ग्रोथ करते हैं, ये सब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के अंदर आते हैं, इस टाइप के सेल्स। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत कम लोगों को समझ में आती है ना। एनसीईआरटी की लाइन है, लेकिन हर किसी को समझ नहीं आती है। क्या लिखा है, सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर वेरी एक्टिव, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं तो एक्टिव तो होंगी। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेलुलोज वॉल्स एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। क्या कह रहा है यहाँ पर, देखो इसको पूरे को कवर करते हैं एक साथ। दे लैक वैक्यूल्स,
क्या बोल रहा है यहाँ पर, आराम से समझते हैं इसको। सपोज ये देखना, 1 मिनट। आप इसको अज्यूम करो कि ये दोनों स्विमिंग पूल है। ये स्विमिंग पूल नंबर 1, ये स्विमिंग पूल नंबर 2, ठीक है। अब एक बात बताओ कि अगर मैं इस वाले स्विमिंग पूल में, सेकंड वाले में, एक बड़ा पत्थर डाल दूं, है ना, इस तरीके से, और उसके बाद क्या करूं मैं, इसमें वाटर फिल करूं, इस तरीके से वाटर फिल करूं, ये मैंने वाटर फिल कर दिया, और दूसरे स्विमिंग पूल में मैं सिर्फ वाटर फिल करूं, कोई पत्थर न डालूं इसमें, इस तरीके से। तो मुझे ये बताओ कि दोनों स्विमिंग पूल में पानी किस में ज़्यादा होगा, किस में ज़्यादा होगा, सोच करके बताओ। ऑब्वियसली पहले वाले में होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें पत्थर नहीं डाला हमने, कोई किसी तरह का कोई मास नहीं है, तो सारा का सारा मास किसका है, पानी का है। इसी तरीके से जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, जिन सेल्स को डिवाइड करना होता है, उनको क्या चाहिए होता है, डेंस साइटोप्लाज्म, यानी उनका साइटोप्लाज्म ज़्यादा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू नॉर्मल सेल्स। ये सपोज एक ये डिवाइडिंग सेल है, ये नॉर्मल सेल है, सेम साइज़ का, सेम साइज़ का। ये डिवाइडिंग सेल, डिवाइडिंग सेल, और ये नॉर्मल सेल, ठीक है। अब मुझे डिवाइडिंग सेल में ज़्यादा साइटोप्लाज्म चाहिए होगा, ये दिखाई नहीं दे रहा है वाला, दूसरा कलर लेता हूँ। ज़्यादा साइटोप्लाज्म चाहिए मुझे इसमें, और नॉर्मल सेल में मुझे ये जो होता है साइटोप्लाज्म कम चाहिए, इतना बस, है ना। तो मुझे क्या करना होगा, इसमें से वैक्यूल निकालना होगा, किसमें से, डिवाइडिंग सेल में से, जब भी इसमें ज़्यादा साइटोप्लाज्म आ सकता है। अगर मैं यहाँ पर वैक्यूल डाल दूँगा तो ये जगह ऑक्यूपाई करेगा सेल में, जगह ऑक्यूपाई करेगा तो साइटोप्लाज्म का अमाउंट कम हो जाएगा ना। तो इसी वजह से इसमें जो वैक्यूल होता है वो एब्सेंट होता है। और नॉर्मल सेल में, प्लांट सेल में, मैंने आपको पिछले चैप्टर में ये बताया था पढ़ाते वक्त कि प्लांट सेल में वैक्यूल 50 to 90% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। बहुत ज़्यादा बड़ा इसमें वैक्यूल होता है इस तरीके से नॉर्मल सेल में। जब इतना बड़ा वैक्यूल होगा तो ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि इसमें साइटोप्लाज्म कम होगा, जबकि डिवाइडिंग सेल में साइटोप्लाज्म का अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। जो हमने पढ़ा उसको समराइज़ करता हूँ। जो हमारे डिवाइडिंग सेल्स होते हैं उसमें साइटोप्लाज्म का अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए। डिवाइडिंग सेल्स शुड हैव मोर अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म का अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए। तो इस वजह से क्या होता है, डिवाइडिंग सेल्स में वैक्यूल एब्सेंट होता है प्लांट सेल के केस में, ठीक है। ये अब समझ गए। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अब मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ के हम टाइप्स के डिटेल में जा रहे हैं। हम पढ़ते हैं 3 टाइप्स के मेरिस्मेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लिटिल मेरिस्टेम। आपको इसमें याद रखना है कि कौन कौन से इसमें कौन कौन से मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, है ना, ये आपको याद रखना है। इसमें एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट एट द टिप ऑफ ग्रोइंग शूट एंड रूट, ठीक है। इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट, बात कर चुके हैं इस बारे में। इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट एट नोड्स एंड इंटरनोड्स, नोड्स और इंटरनोड्स पर प्रेजेंट होते हैं। इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स ऑफ लीव्स, नोड्स और इंटरनोड्स क्या होते हैं,
नोड्स एंड इंटरनोड्स क्या होते हैं कि सपोज ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है और ये उसकी लीव्स है, एक लीव, दो लीव, है ना। सिंप्लीफाइड डायग्राम दिखा रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, उसको समझने में आपको आसानी होगी इसमें। ये लीफ है, तो दो लीफ के बीच का स्पेस बिटवीन द टू लीव्स इज इंटरनोड। और जिस पॉइंट से लीफ अराइज हुई, जिस पॉइंट से लीफ अटैच्ड है स्टेम मेन एक्सिस ब्रांच से, तो वो पॉइंट क्या आता है, क्या कहलाता है, नोड। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। अब चलो आगे चलते हैं। इसे लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट एट द लेटरल साइड ऑफ स्टेम इंक्रीज द विड्थ ऑफ स्टेम। बात कर चुके इस बारे में कि स्टेम की चौड़ाई को बढ़वाता है। आगे बढ़ते हैं परमानेंट टिश्यू के ऊपर। देखो क्या होता है कि चलो यहाँ पहले इसको पढ़ते हैं फिर बताता हूँ इसमें। द मेरिस्मेटिक टिश्यूज टेक अ स्पेसिफिक रोल एंड शेप एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन। क्या बोल रहा है कि जैसे ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ये कोई कुछ और नहीं होते बल्कि मेरिस्मेटिक टिश्यू ही होते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यू जब मैच्योर हो जाते हैं तो फिर ये अपनी एबिलिटी डिवाइड करने की खो चुके होते हैं। तो जब ये अपनी एबिलिटी खो देते हैं डिवाइड होने की, तो ये क्या बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यू, है ना। इसको आप ऐसे समझो कि जब छोटा बच्चा होता है तो वो बहुत एक्टिव होता है ना, हमेशा इधर से उधर भागता हुआ रहता है। अब जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तुम लोगों की एज में, तो बच्चे क्या हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, है ना। समझ गए होंगे, आसानी से रिलेट कर गए होंगे इसको। तो इसी तरीके से रहता है कि जब सेल बड़ा होकर के मैच्योर होता है तो वो क्या करता है, अपनी एबिलिटी डिवाइड करने की लूज़ कर देता है और परमानेंट टिश्यू बन जाता है। जैसे ये डिवाइडिंग सेल है, डिवाइडिंग सेल, इसको हम मेरिस्मेटिक सेल भी बोल रहे हैं, मेरिस्मेटिक सेल। अभी क्या होगा, मैच्योर होगा। जब ये मैच्योर होगा तो ये परमानेंट टिश्यू बन जाएगा, परमानेंट टिश्यू बन जाएगा, ठीक है। अपनी एबिलिटी को खो देगा, ये डिवाइड होने की एबिलिटी को खो देगा, है ना। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्रेंशिएशन। कुछ परमानेंट टिश्यू ऐसे भी होते हैं जो वापस से अपनी एबिलिटी को गेन कर लेते हैं डिवाइड होने की, तो उसको क्या कहते हैं, डी डिफ्रेंशिएशन। वो आपके सिलेबस में नहीं है, हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे उसको। अभी आपके लिए इतना काफ़ी है, इतना जानना। आगे बढ़ते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पेरेन्काइमा से स्टार्ट कर रहे हैं। दे आर लूजली अरेंज्ड एंड हैव इंटरसेलुलर स्पेस इन बिटवीन सेल्स। इनकी ये थिन सेल वॉल्स होती हैं इनकी, जिसकी वजह से इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। इस टाइप से ये इंटरसेलुलर स्पेस होती है इनके बीच में, है ना। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन तो आप अच्छे से याद करना, डेली रिवाइज करा करो इनको, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आते हैं। स्टोर्स फूड, इन सम केसेस इट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों, क्योंकि इसका काम फूड को स्टोर करना तो है ही, और इसके अलावा कुछ सेल्स अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं और फोटोसिंथेसिस करने लगते हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने लगते हैं। और उस केस में केस में हम उसको पेरेन्काइमा ना बोलकर क्लोरेन्काइमा बोलते हैं, ठीक है। और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो क्या काम करते हैं, ये वाला पॉइंट दिया हुआ है ना, इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज कैविटीज आर प्रेजेंट इन पेरेन्काइमा टू हेल्प देम फ्लोट। सच अ पेरेन्काइमा इज कॉल्ड एरेन्काइमा। जैसे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उनके पेरेन्काइमा के सेल्स अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं और क्या काम करते हैं, वो उस प्लांट को सरफेस पर फ्लोट करने के लिए हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा कि जब किसी वाटर सरफेस पर, कोई भी देखा होगा आपने, रिवर देखी होगी, है ना, नदी बहती हुई देखी है,
तो उस पर कुछ प्लांट्स सरफेस पर फ्लोट करते हैं, और जैसे नदी आगे बढ़ती है ऐसे बढ़ता है आगे, नदी के साथ ऊपर फ्लोट करते हैं पानी के। तो वो किस वजह से? एरेनकाइमा की वजह से होती है वो पेरेनकाइमा, लेकिन इस केस में हम उसको एरेनकाइमा बोलते हैं, पेरेनकाइमा को एरेनकाइमा बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, कोलेनकाइमा। अब इसमें कंफ्यूज मत हो ना क्लोरेनकाइमा और कोलेनकाइमा में। क्लोरेनकाइमा इज़ अ काइंड ऑफ पेरेनकाइमा, ये ध्यान रखना। क्लोरेनकाइमा स्पेलिंग याद रखना दोनों की। कोलेनकाइमा वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरसेलुलर स्पेस कम होती है इसमें, क्योंकि सेल्स जो है थिक होते हैं। फंक्शन क्या होता है? प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स, बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक टेंडर स्टेम ऑफ क्लाइंबर्स विदाउट ब्रेकिंग इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ कोलेनकाइमा। ये डे टू डे एग्जाम्पल से आप रिलेट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई प्लांट ऐसे होते हैं जो उनको आप कितना भी मोड़ लो, लेकिन वो जो हैं टूटते नहीं हैं, आराम से बेंड हो जाते हैं। तो ये बेंड होने की जो फ्लेक्सिबिलिटी जो प्रोवाइड करवाता है वो कौन करवाता है? कोलेनकाइमा। ये आप ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्क्लेरेनकाइमा नो इंटरसेलुलर स्पेस, वो किस लिए? क्योंकि इसके जो सेल वॉल होती है वो बहुत थिक होती है, इस तरीके से, इस तरीके से थिक सेल वॉल होती है, तो इसलिए इंटरसेलुलर स्पेस में एब्सेंट होती है। दे आर लॉन्ग नैरो एज द वॉल्स आर थिकन ड्यू टू लिग्निन। लिग्निन की डिपोजिशन होती है इसमें, जिसकी वजह से इसकी सेल वॉल थिक रहती है। फंक्शन इट मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, द सेल्स ऑफ द टिश्यूज आर डेड। प्लांट को हार्डनेस प्रोवाइड करता है स्क्लेरेनकाइमा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? कोलेनकाइमा। फ्लेक्सिबिलिटी और हार्डनेस कौन प्रोवाइड करता है? स्क्लेरेनकाइमा। तो अब हम आ गए हैं वास्कुलर बंडल्स पर। तो वास्कुलर बंडल्स दो टाइप के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का फंक्शन क्या होता है? ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करवाता है, वाटर का और मिनरल्स का। और फ्लोएम क्या करवाता है? इट ट्रांसपोर्ट फूड, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसको, यहाँ पर हमें देखना है कि हम इसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्यों बोल रहे हैं जाइलम और फ्लोएम को। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा टाइप के सेल से बने होना। तो जाइलम और फ्लोएम जो है एक से ज़्यादा टाइप के सेल से बने होते हैं। किन किन सेल से बने होते हैं? तो आइए देखते हैं। जाइलम, तो जाइलम में कौन कौन से सेल्स होते हैं? ट्रैकेट्स, ट्रैकेट्स, एक मिनट रुकना, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पेरेनकाइमा, एंड जाइलम फाइबर। ये चार टाइप के सेल्स होते हैं जिससे मिलकर जाइलम बनता है। और फ्लोएम भी चार टाइप के सेल से बनता है, उनके नाम ये रहे, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेनकाइमा, एंड लास्ट इज फ्लोएम फाइबर। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो ट्रैकेट्स हो, इसमें जाइलम में ट्रैकेट्स डेड होते हैं, ये भी डेड होते हैं वेसल्स। सिर्फ एक ये होता है जो लिविंग होता है, लिविंग, लिविंग के लिए एल लिख रहा हूँ, इसको ध्यान रखना। अगर नोट कर रहे हो तो इसको पूरा लिखना। ये भी डेड होता है, जबकि सीव ट्यूब इसमें फ्लोएम में सभी लिविंग होते हैं, फ्लोएम फाइबर को छोड़ करके। ये भी लिविंग, कंपेनियन सेल्स लिविंग, फ्लोएम पेरेनकाइमा लिविंग, और ये डेड। ये आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल ये मैंने बना दिया है यहाँ पर, इसको ऑर्गेनाइज कर दिया मैंने।
अब यहाँ पर हम देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जाइलम और फ्लोएम के बीच में डिफरेंस। इट फॉर्म्स वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द प्लांट, ये पढ़ चुके हम। इट ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल्स इन प्लांट बॉडी, ये पढ़ चुके हैं। ऑल सेल्स आर डेड एक्सेप्ट जाइलम पेरेन्काइमा, कवर्ड। ऑल सेल्स आर लिविंग एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर, ये पीछे बता चुका हूँ कि फ्लोएम फाइबर को छोड़ करके, फ्लोएम फाइबर को छोड़ करके सभी लिविंग होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया कि ऑल सेल्स आर डेड एक्सेप्ट जाइलम पेरेन्काइमा, कि जाइलम पेरेन्काइमा को छोड़ करके सभी डेड होते हैं, ठीक है। इट इज़ यूनिडायरेक्शनल, इट इज़ बाई डायरेक्शनल, ये बताना आपको रह गया है कि इट इज़ यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है। देखो क्या होता है, ये सपोज एक प्लांट है, ये प्लांट है, ये इसके रूट्स हैं, ये रूट्स हैं। रूट्स में रूट हेयर्स भी होते हैं, है ना, छोटे छोटे रूट हेयर्स होते हैं, इसको अच्छे से बनाते हैं। यहाँ पर रूट हेयर्स ब्राउन कलर से बना रहा हूँ, उसको समझना। ये रूट हेयर्स होते हैं ऐसे, इस तरीके से रूट हेयर्स होते हैं प्लांट्स में, प्लांट्स की रूट्स में। और ये अपर लीफ इस तरीके से, सिंप्लीफाइड डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ जिससे आपके समझ में आए कि क्या प्रोसेस है। अब देखो क्या होता है कि रूट्स की जो ये रूट हेयर्स होते हैं, ये जो आपको रूट हेयर्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये वाले रूट हेयर्स, ये रूट हेयर्स, ये रूट हेयर्स का काम क्या होता है, दे अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, सॉइल में से वाटर और मिनरल को अब्जॉर्ब करते हैं और अपवर्ड मूवमेंट करवाते हैं पानी की। तो वाटर जब भी मूव करता है हमेशा अपवर्ड मूव करता है, ऐसे करके सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। जबकि जो फूड होता है, लीव्स जब फूड बनाती हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पर, तो फूड नीचे की तरफ तो आता ही है, बाकी अगर लेटरल ब्रांच होगी प्लांट की तो लेटरल ब्रांच में भी जाएगा इस तरीके से। तो इसलिए हम कहते हैं कि वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम रूट्स टू लीव्स इन यूनिडायरेक्शनल, कि यूनिडायरेक्शनल होता है ना, ये लिखा है मैंने, वाटर ऑलवेज मूव इन वन डायरेक्शन ओनली फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। जबकि क्या होता है, फूड इज़ ट्रांसपोर्टेड इन बोथ डायरेक्शन, वर्टिकल एंड लेटरल डायरेक्शन। यहीं पर ये आपको ये समझाया गया है, यहाँ पर जो यहाँ पर आपको दिखाया है, ऐसे पूरा प्रोसेस होता है। बस आपका यहीं तक था, ये जो आपका आज मैंने लेक्चर लिया है प्लांट टिश्यू के ऊपर, यहीं तक आपको इसमें कवर करना था। अब अगले लेक्चर में अब हम बात करेंगे एनिमल टिश्यूज़ के ऊपर। जब तक आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को केयरफुली पढ़ना है, एक एक वर्ड, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी में जो इंटेक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको सॉल्व करना है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। आई एम श्योर कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी, आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। अगर फिर भी कोई आपको कुछ डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में आप उसको मेंशन करेंगे, और फिर आगे आने वाले लेक्चर में हम उसको कवर करते जाएंगे, ठीक है। जब तक आप पढ़ाई करते रहिए अपना। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट।